हाँ तो बच्चों, माई सेल्फ दीपक गोचर सर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इन आयरन क्लासेस। ठीक है बेटा, तो मैं आपको एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा और अभी जो अपनी क्लास लग रही है वो 12th क्लास के बच्चों के लिए है, जिनके भी 12th में सब्जेक्ट क्या है, एग्रीकल्चर, उनके लिए ये क्लास है। ठीक है बेटा, तो हम 12th क्लास में जो भी लेसन लेने जा रहे हैं वो है सिंचाई या इरिगेशन। क्या नाम है चैप्टर का? सिंचाई। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे बेटा? इरिगेशन। ठीक है, तो पहले लेसन का नाम लिखते हैं हम लोग। लेसन नंबर 3, क्या नाम है इसका? सिंचाई, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इरिगेशन। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर ये कितने नंबर का आएगा पेपर में? तो बेटा ये आपके 2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का लेसन आएगा? 2 नंबर का। अब इस लेसन में होता क्या है, या तो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या 2 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी 2 नंबर से ज़्यादा के आपसे इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और इस लेसन को पढ़ाते दौरान मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन इसमें आने के चांसेस हैं, क्योंकि अक्सर अपना पेपर क्या होता है बेटा, सटीक बैठता है। ये आज से नहीं हो रहा, कई सालों से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें पहले से पता लग जाता, हम कई सालों के पेपर देखते हुए आते हैं, इस साल ये आया, ये आया, ये आया। ठीक है, तो पहले से अनुमान लग जाता है कि इस बार क्या आने वाला है। वैसे पढ़ना तो अपन को पूरा लेसन ढंग से है, लेकिन जिसपे मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट लगा दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको अलग से आप स्टार लगा लेना उसके ऊपर, और एग्जाम टाइम पर पढ़ के उन्हीं चीज़ों को जाना है। वैसे मैं जब आपका टेस्ट लूंगा तो टेस्ट में भी ज़्यादातर मैं मोस्टली क्वेश्चन डालता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिंचाई की या इरिगेशन की। तो बेटा अगर किसी छोटे से छोटे बच्चे से भी पूछेंगे, 8th क्लास के बच्चे से भी हम लोग, कि बेटा बता सिंचाई क्या होती है, तो वो बोलेगा कि अंकल सिंचाई होती है कि पौधों को पानी देना। बता देगा। अब अपन इतनी छोटी सी डेफिनेशन नहीं लिख सकते कि पौधों को पानी देना सिंचाई। लिख भी दोगे तो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा परिभाषा का स्टैंडर्ड भी रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे सिंचाई में? देखो, सबसे पहली बात तो सिंचाई कब करते हैं अपन? जब वर्षा नहीं होती है। जब वर्षा नहीं होती है या पानी की कमी रहती है, पानी का अभाव होता है, वर्षा का अभाव होता है, तो उस दौरान अपन पौधों को क्या देते हैं? पानी देते हैं, यानी कि क्या करते हैं बेटा? सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो एक शब्द तो ये जोड़ना अपन को, वर्षा के अभाव में। ऐसा थोड़ी कि ऊपर से भी पानी गिर रहा, बादलों से भी, इधर से भी लाकर पिला दोगे पानी तुम भी। ऊपर से तो आ रहा, अपन भी पिलाते हैं, जल्दी पी लेगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा जो सिंचाई करते हैं बेटा वो हम वर्षा के अभाव में करते हैं, यानी कि जब पानी की कमी हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सिंचाई क्यों करते हैं? पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए। ऐसा नहीं कि आप पौधे को डुबो दो पानी में तो वो सिंचाई नहीं है, कल लगा तो पी लेगा, तेरे कितना पीना है पानी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको इतना ही पानी पिलाना है जिससे उसकी वृद्धि एवं विकास हो सके, पौधे की हत्या ना हो। समझ गए? एक तो आपको जेल में अंदर डाल दे केस में, हत्या के केस में, कि इसने उसके नीम के पौधे की हत्या की, इसको उम्र कैद की सजा हो, तो ऐसा भी काम नहीं करना अपन। ठीक है, ये तो थी मजाक। ठीक है, अब टोटल मिला के अपन को ये बोलना है कि वर्षा के अभाव में पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की, कृत्रिम रूप से मतलब मानव द्वारा किया जाता है काम। जो काम मानव करता है उसको अपन कृत्रिम तरीके में, आप कृत्रिम विधि में शामिल करते हैं बेटा। ठीक है, तो कृत्रिम विधि से जल देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंचाई बोलते हैं। अगर वर्षा हो रही है तो प्राकृतिक तरीका हो गया ना, वो तो प्रकृति कर रही है उस चीज को। तो ठीक है, तो अपन को यहाँ कृत्रिम शब्द का भी इस्तेमाल करना है। तो डेफिनेशन कैसे लिखनी इसकी, सिंचाई की परिभाषा देखो इधर, भाषा। किसकी परिभाषा लिख रहे हैं हम लोग? सिंचाई की। तो क्या लिखेंगे? वर्षा के
अभाव में पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए उन्हें कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। आ गई बात समझ में? ध्यान से सुनना। वर्षा के अभाव में पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए उन्हें कृत्रिम रूप से, ये शब्द जरूर इस्तेमाल करना। प्राकृतिक तो एक वर्षा हो गई, आप सिंचाई क्या कहलाएगी? जब मानव पिलाएगा पानी पौधों को, ठीक है। कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? सिंचाई कहलाती है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुई अपनी क्या डेफिनेशन, ठीक है। अब अपन जो पढ़ेंगे वो क्या है कि हम सिंचाई क्यों करते हैं, यानी कि सिंचाई के उद्देश्य पढ़ेंगे बेटा। वो क्या पढ़ेंगे? सिंचाई के उद्देश्य। सिंचाई के उद्देश्य, किस उद्देश्य से सिंचाई की जाती है? तो देखो बेटा, पहली चीज तो ये है कि जो पौधा है उस पौधे में कोशिकाएं होती है। कोई भी सजीव प्राणी हुआ उसमें कोशिकाएं होती है, तो पौधे भी सजीवों की गिनती में आते हैं। तो उसमें क्या होती है बेटा? कोशिकाएं होती है। और उन कोशिकाओं में ऐसी क्या चीज होती है जिसके कारण वो जीवित होती है? वो होता है बेटा जीव द्रव्य। समझना इस बात को, थोड़ा बायोलॉजी से जुड़ा हुआ मेथड है कि पौधों में कितने प्रतिशत पानी होता है, कि सर पौधों में 85 से 90% पानी होता है। क्लियर है? ठीक है। वो किस में होता है पानी? वो दरअसल जीव द्रव्य में होता है 85 से 90%। और बायो का जो एक साइंटिस्ट हुआ है जिसका नाम है पुरकिंजे, उस पुरकिंजे ने क्या बोला था? जीव द्रव्य ही तो जीवन का भौतिक आधार है। हमारी बात समझ में? जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। यानी किसी कोशिका में जीव द्रव्य नहीं होगा तो वो कोशिका जीवित ही नहीं होगी, ठीक है। और जीव द्रव्य में भी सबसे ज्यादा कौन सी चीज होती है? जल। कितना? 85 से 90%। यानी कि यदि पौधों में पानी की कमी हो जाए तो पौधे क्या हो जाएंगे बेटा? मृत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि धीरे 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 उनकी कोशिकाएं नष्ट होने लगेगी, क्योंकि जीव द्रव्य में क्या घट रहा है? पानी। और जीवन का भौतिक आधार ही क्या है? जीव द्रव्य। तो सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं कि पहला उद्देश्य तो अपना ये होता है कि मृदा में नमी की कमी ना हो। यानी पौधों के लिए जितने जल की आवश्यकता वो मृदा में क्या हो? उपस्थित। तो इसलिए सिंचाई करते हैं। तभी तो अपन जो खेत है उसमें पानी छोड़ देते हैं। तो पानी छोड़ने से क्या होता है? उसकी मृदा में नमी आ जाती है। पानी मतलब पानी की मात्रा है, नमी का मतलब, ठीक है बेटा। तो पहला उद्देश्य अपना क्या बना? इधर देखें, मैं उद्देश्य लिख देता हूं। मृदा में पौधों के लिए आवश्यक नमी उपलब्ध कराना।
मृदा में पौधों के लिए, क्योंकि जो पौधे हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं, मृदा से ही तो लेते हैं बेटा, जड़ों द्वारा। तो सिंचाई का अपना पहला उद्देश्य क्या है, मृदा में पौधों के लिए आवश्यक नमी उपलब्ध कराना। मैं पहले सारे उद्देश्य लिख देता हूँ, फिर एक एक आपको समझा देता हूँ, ठीक है। दूसरा उद्देश्य है पौधों को सूखे की समस्या से बचाना। तीसरा, लवणीय मृदाओं से लवणों का निक्षालन करना। पौधों को लू व पाले से बचाना। कर्षण क्रियाओं को आसान करना। फसल छत्र के ऊपर उपस्थित सूक्ष्म वायुमंडल को पौधों के अनुकूल बनाना। यह है बेटा उद्देश्य है। ये मैंने सारे उद्देश्य लिख दिए कि अपन सिंचाई क्यों करते हैं। कभी पूछ ले मान लो 2 नंबर में कि सिंचाई के 4 उद्देश्य लिखिए, तो इनमें से आप वो लिख सकते हो, ठीक है। अब एक एक को समझते हैं हम लोग। देखें, पहला उद्देश्य क्या लिखा हम लोगों ने कि मृदा में पौधों के लिए आवश्यक नमी उपलब्ध कराना। अब मैंने बता ही दिया था, जीव द्रव्य में 85 से 90% तक जल होता है और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यानी कि आपको पौधे को अगर जीवित रखना है तो मृदा में नमी तो होनी चाहिए। अगर मृदा में नमी की कमी हो जाती है तो पौधा जल कहाँ से लेगा, और पौधे में जल नहीं जाएगा तो जीव द्रव्य में जल की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे पौधे की कोशिकाएं क्या होने लग जाएगी बेटा, मृत होने लग जाएगी। तो इतना डीपली भी अगर आप नहीं जाओ तो आप तो इतना सा याद रख लो कि मृदा में पौधों के लिए आवश्यक नमी उपलब्ध कराना, यानी मृदा में इतनी नमी होनी चाहिए जितनी की पौधों को आवश्यकता है। अच्छा, कभी कभी जेट की बात कर रहा हूँ, अभी आपको जरूरी नहीं है आप इस चीज़ को नोट करो, लेकिन अगर अच्छी लगे तो कहीं एक डायरी या कॉपी अलग से बना लो छोटी मोटी, उसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें बताऊँ नोट कर लिया करो। जेट में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मृदा की नमी किससे ज्ञात की जाती है, तो इसका जवाब बहुत ही कम बच्चे दे पाएंगे। जो 12th पास आउट हो गए ना उनसे भी पूछना, बहुत कम बच्चे दे पाएंगे इसका जवाब। इसका जवाब वही दे पाएगा जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताता और उसने कहीं डायरी में नोट कर ली थी ना उस टाइम पे, और कभी पढ़ लिया गलती से पढ़ लिया, तो वो आज इसका आंसर दे सकता है। तो बेटा जो मृदा की नमी है इसको आपको इसमें ऐड नहीं करना, वो मैं अलग से लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। टेंसियोमीटर, मृदा की नमी किससे ज्ञात करते हैं बेटा अपन, टेंसियोमीटर से। ये बता देता है कि मृदा में कितनी नमी है और कितनी नहीं। अच्छा इधर देखो, कोई बच्चा अगर इन चीज़ों को नोट कर रहा हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं इन चीज़ों के आपको बने बुनाए नोट्स मिल जाएंगे। या तो आपको फुल फ्री माइंड होके और पढ़ना है, बस समझना है कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इनके आपको ऑलरेडी आप ये नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो जरूर नहीं कि सर तो जल्दी जल्दी लिखा रहे हैं, मैं समझा दे रहा हूँ,
लिख भले ही जल्दी लें, तो लिखने से कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो आप तो समझो एक एक चीज को, ठीक है। अच्छा, एक ये पॉइंट तो क्लियर हुआ अपना। दूसरा देखो आप, पौधों को सूखे की समस्या से बचाना बहुत ईजी है। अगर पौधे में पानी की कमी हो जाएगी तो पौधा सूख जाएगा। बस उस सूखे की समस्या से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, सिंचाई। ये सिंचाई के उद्देश्य, किन किन उद्देश्यों से अपन क्या कर रहे हैं बेटा, सिंचाई कर रहे हैं। तीसरा देखो, लवणीय मृदाओं में से या लवणीय मृदाओं से लवणों का निक्षालन करना। आपको पता है बहुत सी मृदाओं में लवण जमा हो जाते हैं। लवणों का निर्माण कैसे होता है बेटा, अम्ल और क्षार के माध्यम से। अम्ल और क्षार मिलते हैं तो उस रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बन जाते हैं, लवण। जैसे भी ये नमक है, नमक भी तो एक प्रकार का क्या है बेटा, लवण ही है। तो जब इस तरह के लवण कहाँ जमा हो जाते हैं बेटा, अपने खेत में जमा हो जाते हैं, तो वो पौधे की वृद्धि एवं विकास में बाधा बनते हैं, ठीक है। तो इन लवणों को खेत से अपन को निकालना है। अब आप सोचो कैसे निकालेंगे उन लवणों को। अपन यूँ एक एक दाना उठाएंगे लवणों का, तो ऐसे तो 1 साल तक भी वो खेत फ्री नहीं हो रहा। कोई ऐसा उपाय है क्या जिससे वो लवण एक साथ ही खेत से बाहर चले जाएं? जी हाँ है। आपने नमक को कभी पानी में घोल के देखा, घुलता है कि नहीं घुलता है, घुल जाता है। तो इसी प्रकार यदि आप कोई मृदाएं लवणीय हैं, यानी उसमें लवणों की परतें जमी हुई है, लवणों की अधिकता है, तो बेटा आप वहाँ क्या कर सकते हो, सिंचाई कर दो ना, पानी छोड़ दो। जैसे आप पानी छोड़ोगे खेत में तो वो लवण क्या हो जाएंगे बेटा, उस पानी में घुल जाएंगे। अब जैसे ही लवण पानी में घुले तो या तो वो निचली परतों में चले जाएंगे, भाई घुल कर पानी कहाँ जाता है, नीचे जाता है, तो वो घुल कर कहाँ चले जाएंगे, मृदा की निचली परतों में चले जाएंगे। या फिर बहकर पानी के साथ, कुछ पानी खेत से बाहर भी निकल जाता है, तो ये बहकर वो कहाँ चले जाएंगे, पानी के साथ बाहर निकल जाएंगे। इसी चीज को बोलते हैं निक्षालन। निक्षालन का मतलब ही क्या होता है, निकलना। क्या होता है, निकलना, यानी कि बहकर निकल जाना। तो अब जब अपन सिंचाई करेंगे तो लवणीय मृदाओं से लवणों का निक्षालन करना, ये एक उद्देश्य हो गया अपना, ठीक है, यानी लवणों को निकालना। अगला पढ़ते हैं, पौधों को लू व पाले से बचाना। 11वीं में बहुत अच्छे से पढ़ा अपन को कि लू क्या होती है, पाला क्या होता है। जो मई जून में गर्म हवाएं चलती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, लू। फिर सुने, मई जून के महीने में जो गर्म हवाएं चलती है उसको क्या बोलते हैं, लू। और पाला किसको बोलते हैं, दिसंबर जनवरी में अत्यधिक ठंड होने के कारण टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है और पत्तियों पर काई की परत बन जाती है बेटा, बर्फ की एक सफ़ेद चादर बन जाती है। बन जाती है ना, बनती नहीं बनती, बनती है। तो ये जो सफ़ेद चादर बनती है उससे क्या होगा, कोशिकाएं फटने लगती है, यानी पौधों की पत्तियां फटने लग जाएगी। तो इसको बोलते हैं पाला। लू क्या है, मई जून में चलने वाली गर्म हवाएं। पाला क्या है, दिसंबर जनवरी में जो बर्फ की चादर बन जाती है, पत्तियों पर छोटे छोटे हिमकण जमा, यानी बर्फ के कण जमा हो जाते हैं, एक सफ़ेद चादर बन जाती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पाला। दोनों ही कंडीशन ऐसी है कि फसल को नुकसान करेगी। जब गर्म हवाएं चलती है तो बहुत ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है और पौधा पानी की कमी के कारण सूख जाता है। इधर आप समझ ही गए होंगे, जब पाला पड़ेगा, जब पौधा सूखे या ना सूखे, लेकिन उसकी कोशिकाएं क्या होगी बेटा, फटने लग जाएगी। क्योंकि क्या होता है, सुनना इसको, वैसे कि 11th में बता चुका हूँ, फिर सुन लें। जैसे ही बर्फ़ ऊपर जमेगा तो कोशिकाओं के अंदर क्या है, पत्तियों की कोशिकाओं में जीव द्रव्य है। अब आपने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में चीज़ पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी हो तो मैं बता दूं, जब भी जल जमकर बर्फ़ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जब भी बर्फ़ जमकर किस में बदलता है, जल जमकर बर्फ़ में बदलता है, तो बर्फ़ का आयतन जल की अपेक्षा क्या होता है बेटा, अधिक होता है। अब पत्तियों पर जो सफ़ेद चादर बनी बर्फ़ की, तो उससे पत्तियों के भीतर का जो जीव द्रव्य है, उनकी कोशिकाओं में जो जीव द्रव्य है ना बेटा, वो जम जाएगा। जमते उसका आयतन बढ़ेगा और बढ़ते पहले वो कोशिकाएं फटने लगेगी। तो ये भी फसल को तबाह कर देता है और ये लू भी फसल को तबाह करती है। ठीक है बेटा।
तो अगर अपन सिंचाई कर देते हैं तो क्या होगा, सिंचाई करने से पौधा लू की समस्या से बढ़ जाएगा, ये बच जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप सिंचाई करोगे तो एक फ्रेश जल जो है किसके अंदर जाएगा, पौधे के अंदर जाएगा, और पौधे के अंदर का तापमान क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो पानी छोड़ने से पौधे के अंदर का माहौल कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो लू का उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा पौधे। और पाले के दौरान भी सिंचाई करो, मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया था, एक गिलास लो, उसमें पानी भरो और उस पानी में बर्फ डाल दो, पिघला कौन, बर्फ ही तो पिघला ना, कब पानी जम गया। आप पानी में बर्फ डाल के देखना कि बर्फ पिघलता है कि पानी जमता है, तो बेटा पानी नहीं जमता, बर्फ पिघलता है। ऐसे आप सिंचाई करोगे तो सिंचाई करने की वजह से वो जो अंदर का जीव द्रव्य है ना, वो बर्फ में नहीं बदल पाएगा, यानी वो जमेगा नहीं। समझ गए आप, जैसे आप सिंचाई करोगे तो जड़ों से वो पानी किस में जाएगा, पौधे में, और वो जीव द्रव्य को नहीं जमने देगा। तो सिंचाई करने से पौधा लू और पाले दोनों से भी क्या होता है बेटा, बच जाता है। क्लियर है यहाँ तक का मामला। अब ये पांचवा देखते हैं अपन उद्देश्य। तो पांचवा उद्देश्य क्या है बेटा, कर्षण क्रियाओं को आसान बनाना। किसको आसान बनाना, कर्षण क्रियाओं को, जैसे जुताई, निराई, गुड़ाई, ये जो क्रियाएं इनको क्या बोलते हैं बेटा, कर्षण क्रियाएं। ठीक है आप खुद समझो, इसको समझना। जैसे अपन निराई गुड़ाई को ले लेते हैं, निराई का मतलब क्या होता है, खरपतवार को हटाना। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब देना कि जब खेत में पानी की कमी है, मतलब नमी नहीं है, मिट्टी सूखी हुई है और उसमें कोई पौधा है, उस पौधे को उखाड़ोगे तो आपको ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा कि कम दम लगाना पड़ेगा। और एक सवाल और सुन लें, किसी खेत की मिट्टी में नमी है, यानी पानी की मात्रा है, यानी नम है, वो मिट्टी थोड़ी गीली है, उसमें कोई पौधा, तो उसको उखाड़ने के लिए आपको ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, कम दम लगाना पड़ेगा। भाई एक तो सूखी मिट्टी का पौधा उखाड़ना है आपको, एक गीली मिट्टी का पौधा उखाड़ना है, बताओ कौन सा पौधा जल्दी उखड़ेगा, गीली मिट्टी का जल्दी उखड़ेगा। यानी कि जब आप खरपतवार हटाओगे ना, तो मिट्टी को गीली कर दोगे तो खरपतवार इजीली क्या हो जाएंगे बेटा, निकल जाएंगे, यानी जो कर्षण क्रिया है वो आसानी से हो जाएगी। अभी आप जुताई भी कर रहे हो, तो एक तो सूखे खेत में जुताई करो, बहुत दिक्कत आती है, एक उस खेत में जुताई करो जिसमें थोड़ी नमी हो, उसमें इजीली जुताई हो जाती है। आ गई बात समझ में। तो ये जुताई, निराई, ये गुड़ाई, जो भी क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं बेटा, कर्षण क्रियाएं। तो आप अगर सिंचाई कर देते हो तो मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाएगी, और मिट्टी में जैसे ही नमी बढ़ी, गीली हुई, तो ये क्रियाएं क्या हो जाएगी बेटा, आसानी से हो जाएगी। तो ये उद्देश्य भी आपका क्लियर हुआ। अब आता है अपना अगला उद्देश्य, फसल छत्र के ऊपर उपस्थित सूक्ष्म वायुमंडल को पौधों के अनुकूल बनाना। फसल छत्र क्या होती है बेटा, देखना, जैसे ये कोई पौधा है, ये उसकी जड़ें हैं और ये उस पौधे की क्या है, पत्तियां हैं। तो ये जो जड़ क्षेत्र है ये फसल छत्र में नहीं आएगा, ठीक है। ये जो ऊपर वाला एरिया है ये किस में आएगा, फसल छत्र में, यानी जहां से फसल की लेंथ खत्म हो जाती है, एक लंबाई खत्म हो जाती है फसल की पौधे की, तो उसके ऊपर का जो वायुमंडल है, उसके आसपास का जो थोड़ा सा वायुमंडल है, उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, सूक्ष्म वायुमंडल। ध्यान देना, कोई भी जंतु हुआ, कोई भी पौधे हुए, ये जो जंतु और पौधे हैं, इनके आसपास थोड़ा सा वायुमंडल का संगठन अलग ही होता है। जैसे इधर खाली जगह पड़ी है बेटा, ये मान लो इधर खाली जगह है, तो इसमें जो वायुमंडल है तो नॉर्मल है, लेकिन मैं यहाँ पर जीव हूँ, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ मेरे आसपास थोड़ा सा एक अलग ही प्रकार का वायुमंडल बनेगा, मेरी गैसों के आदान प्रदान की वजह से, ठीक है बेटा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सूक्ष्म वायुमंडल। कभी कभी सूक्ष्म जलवायु शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है बेटा। तो कभी भी आ जाए ना तो इससे डरना नहीं है अपन को कि यार सूक्ष्म वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल तो सुना, सूक्ष्म क्या होता है। तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस इसमें एक चीज़ सोच लेना कि जहाँ जीव है उस जीव के आसपास जो वायुमंडल है छोटी सी परत में, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सूक्ष्म वायुमंडल। तो फसल छत्र के ऊपर, यानी जहाँ फसल की लेंथ खत्म हुई, लंबाई, उसके ऊपर जो एक वायुमंडल का निर्माण होता है वो क्या है, सूक्ष्म वायुमंडल। तो सिंचाई करने से क्या होता है बेटा, ये पौधों के अनुकूल रहता है। किसके अनुकूल रहता है, पौधों के अनुकूल रहता है। कि सर कैसे समझाओ, तो अब समझो।
अगर मान लो खेत में पानी की कमी है, यानी इस पौधे को पानी नहीं मिल पा रहा है, यानी यहाँ जड़ों से पौधा पानी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि मृदा में तो ऑलरेडी बेटा पानी की कमी है ना, पौधा पानी ले ही कहाँ पा रहा है। तो जब पौधा पानी ले नहीं पा रहा, जबकि वाष्पोत्सर्जन के कारण यहाँ से क्या निकल रहा है, जल निकल रहा है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है ना, वाष्पोत्सर्जन का क्या मतलब होता है कि पौधों से पानी का निकलना, किसके रूप में, वाष्प के रूप में, ज्यादातर ये पत्तियों से निकलता है। तो नीचे से तो पौधा पानी ले नहीं पा रहा और ऊपर से पानी वाष्पोत्सर्जन के रूप में निकलता जा रहा है, क्योंकि यहाँ नमी की कमी है। अब पानी कंटिन्यू निकल रहा है तो पौधा तो सूख जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसमें क्या होता है, पौधा अपने रंध्रों को बंद कर लेता है। पत्तियों पे बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, उसके रंध्र होते हैं। तो पौधा क्या करेगा, उन रंध्रों को बंद कर लेगा। अब जैसे ही पौधे के रंध्र बंद हुए तो क्या होगा, ये जो बाहर पानी जा रहा था इसके, वो जाना क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा। क्योंकि पौधा जीवित रहने के लिए कुछ सर्वाइव तो करेगा ना। तो क्या, इधर देखो, ये पानी बाहर जाना बंद हो गया। अब जैसे ही पानी जाना बाहर बंद हुआ तो ये यहाँ का जो टेम्परेचर है, इसके आसपास का जो सूक्ष्म वायुमंडल है, यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, पौधे के बढ़ गया। भाई पहले तो क्या हो रहा था, यहाँ से वाष्प निकल रही थी, यहाँ से वाष्प निकल रही थी, तो इसके ऊपर का जो सूक्ष्म वायुमंडल है वहाँ का टेम्परेचर क्या था बेटा, कम था, ठीक था, ठीक है। अब क्या हुआ है कि पानी जाना बंद हो गया तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। समझ गए। तो तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वो फिर पौधे के अनुकूल नहीं रहता। वो ऊपर का टेम्परेचर बढ़ गया तो वो तापमान ज़्यादा होने जाने की वजह से भले उसने जल को रोक लिया, लेकिन वो टेम्परेचर अधिक होने के कारण भी पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप खुद सोचो, मैं आपको प्रेशर कुकर में रख दूँ तो आप जीवित रह पाओगे क्या, नहीं रह पाओगे। ठीक है, वही बात है, उसके ऊपर बेचारे के ऊपर माहौल ऐसा बन जाएगा गर्म कि पौधा उसमें जीवित नहीं रह पाएगा। तो अगर इस कंडीशन में आप क्या कर देते हो, सिंचाई कर देते हो, तो पौधे के भीतर पानी जाएगा, वो पानी पत्तियों से वाष्प के रूप में ऊपर निकलेगा और उसके जो फसल छत्र यानी यहाँ ऊपर का जो टेम्परेचर है वापस कैसा हो जाएगा बेटा, नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए भी अपन क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट कि फसल छत्र के ऊपर उपस्थित सूक्ष्म जलवायु को किसके अनुकूल बनाना बेटा, पौधों के अनुकूल बनाना। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप एक बार देख लें। अगर